न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MLS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। खड़गे का हमला, देश में लागू है अघोषित आपातकाल, मोदी सरकार छिपा रही है नाकामी। शुभांशु शुक्ला ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान, ट्रंप ने दी पुतिन को खुली धमकी, फिर मचा हड़कंप। तो खबरें विस्तार से। खड़गे का हमला, देश में लागू है अघोषित आपातकाल, मोदी सरकार छिपा रही है नाकामी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि पिछले 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल है तथा भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने का नाटक कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि निर्वाचन आयोग मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही आज संविधान संकट में है। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा है कि जिनका देश की आजादी के आंदोलन और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, जिन लोगों ने इस संविधान को बचाने में सहयोग नहीं किया, जो लोग हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते रहे, वे आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस मंच पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी मैं कुछ बातें आपसे कहने जा रहा हूं। खासकर प्रधानमंत्री जी ने एक नया सरकार के ओर से सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि इमरजेंसी के क्या है, इमरजेंसी के 50 साल जो कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि देश के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म किया था, उसको हमने फिर बहाल करके इमरजेंसी को हमने खत्म किया और उसके बारे में वो चाहते हैं कि सारे स्टेट में वो मनाया जाए और ये जो संविधान का खातिला हुआ है, इसका उन्होंने हर स्टेट में ये प्रचार करने के लिए आज वो हर जगह अपने जो एक लेटर लिखकर, यानी सरकार ने लेटर लिखी और उसमें बहुत कुछ बातें कही है, आप सबको मालूम है, फिर मैं वो दोहराता नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो लोग संविधान बचाओ की बात अब कर रहे हैं,
इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। साथियों, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए तो हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते गए। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सभी ने, कांग्रेस के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत दिन तक बहस करके एक संविधान तैयार किया था, उस संविधान को भी उन्होंने रामलीला मैदान में जलाया। और उन्होंने जहां तक कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला, नेहरू जी का और गांधी जी का फोटो उन्होंने जलाई। और वो ये चाहते थे कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बनाया है, उसमें हमारा पारंपरिक जो संस्कृति है उसके अंश इसमें कुछ भी नहीं है। चाहे वो अपने मनुस्मृति के तत्व हो या वो जो खास करके बीजेपी विश्वास रखती है, उन तत्वों का उसमें उल्लेख नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानेंगे। ये कहने वाले लोग आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं, मारा अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहाँ है। और
इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, दो चार लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ एक दो लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो, ये कौन सी बात होगी? अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को, मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो, फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया है उनका, कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को खत्म करने के लिए आज मोदी साहब एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी मांग किया कि देश में जो बहुत जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, हम स्पेशल सेशन के लिए मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और आप भी आइए, वो भी उन्होंने नहीं किया। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में, और यहाँ वो एब्सेंट रहे, एक बार नहीं दो बार। और ये असल देशभक्त हैं, देश के समस्याओं को छुड़ाने वाले। यही अगर मीटिंग्स में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, तो आप बोलिए
इनको कितनी हमदर्दी देश के लिए और लोगों के लिए है, इससे जाहिर होता है। मणिपुर तो जल रहा है, और मणिपुर जब जल रहा है वहां क्यों नहीं जा रहे आप? देश के अंदर इतने बड़े संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, गवर्नर रूल लाए, सब चीजें तुम्हारे आंखों के सामने संविधान को धज्जे उड़ाने का, संविधान के खिलाफ काम करने का आप ही कर रहे हो। और आप आज तक सारे देश घूमे, विदेश घूमे, लेकिन आज तक मणिपुर को क्यों नहीं गए? क्या डर रहे हैं आपको? क्या वहां के सिटीजन्स नहीं है? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते एक हैं और करते एक हैं, इसीलिए ये सवाल उठते हैं। और बार बार मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो चीज अपोजिशन पार्टी के नेता लोग किए, राहुल जी खुद जम्मू कश्मीर गए, मणिपुर गए, हर जगह गए, आप भी जा सकते थे। आपके पास तो इतने व्यवस्था है सरकार की, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी व्यवस्था नहीं थी, आज सब आपके पास है। फिर भी आप डरते हो वहां जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए डरते हो। यही डेमोक्रेसी का, लोगों का बचाव करने का तरीका है आपके पास। और तीसरी बात, आज अगर संकट में है, ये जो संविधान है, ये जो संकट में है, आपके वजह से है, किसी और के वजह से नहीं। आप ही इस संविधान को संकट में डालें, आपको देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई अच्छी बात करता है या कोई अपनी सलाह देता है, देश के हित में अगर पत्रकार बात करता है, देश के हित में अगर कोई लीडर बात करता है, तो कभी भी वो सहन नहीं किए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं, उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है, उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में, या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। अरे जिस गवर्नमेंट में टॉलरेंस नहीं है और फ्रेटर्निटी नहीं है और किसी को लिबर्टी नहीं है बोलने का, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमको बुद्धि देने का, सिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई लोग सीखने वाले नहीं। सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता भाई, देश को राशन की भी जरूरत है, लोगों को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत है। इधर ध्यान दो, वो सब छोड़ दिए। कोई उनका चेला बोलता है विश्व गुरु है। अरे गुरु अपनी समस्या ही नहीं सुलझाया, वो ट्रंप बोलता है मैं सुलझाया, बोलता है नहीं। आप बोलो भाई कुछ तो। हाँ, ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी,
बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। बैठे चुप बैठे, वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं। ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हैं, वो फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि संविधान को बचाने वाले सिर्फ इस देश के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है, और जो लोगों में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग हैं। ये लोग तो संविधान में विश्वास भी नहीं, संविधान के तहत चलना भी नहीं चाहते। आज चुप वो संविधान को जब जीत के आने के बाद वहां पर जाकर माथा टेका, वो एक ही काम उनका हुआ। उसके बाद कभी संविधान की बात और संविधान के तहत काम करने का काम उन्होंने नहीं किया। और कईयों पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, उन्होंने अपनी बात पत्रकारों के सामने रखते थे और बोलते थे, प्रश्न उत्तर भी चलता था, लेकिन ये महाशय सेलेक्टेड लोगों को अंदर बुला के सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले ही देके और एक एक आदमी को बुला के तुम यही बोलते जाओ, मैं यही कहूंगा। ये इनका डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है कहने का। तो ये मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई देश के लिए मुंह तो खोलो और सही सही क्या हुआ बताओ, और क्या बातचीत चल रही बताइए। वो सब चीजें वो छोड़ दिए। न्यायपालिका पर दबाव है, दलितों को इतना कमजोर किया गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा टाइम पे। अरे एक तक तो संविधान जिसने बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, 3 बात करते हैं। तो इसीलिए मैं एक चाहता हूं, एजुकेशन पे ध्यान दो, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। लोगों को, बच्चों को प्रोटीन नहीं है, उनके खाने के लिए अच्छे खाने का व्यवस्था करो। ये सब छोड़ के भाइयों और बहनों हर जगह बोलते जा रहे हो। और अब इलेक्शन है, इलेक्शन अभी आगे, लेकिन इनकी तैयारी बिहार में उधर इधर ये कम से कम अब 4 महीने से शुरू हो गया। तो ये अपने देश के लिए ये काम करते हैं ऐसा, और ऊपर से बोलते हैं हम पैट्रियट है, हम जो भी बताएंगे वो हम देशद्रोही, और वो जो बताते हैं देश प्रेमी। अरे भाई देश प्रेम अगर रहता तुम्हारे पास, जाओ बहुत से जगह
लोग मर रहे हैं, जल रहा है मणिपुर, उधर जाइए, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ में अपने चुनाव की तैयारी करते फिर रहे हैं। ये इलेक्शन मैं जीत रहा हूं बोल रहे। राहुल गांधी जी ने तो ये पूरे आंकड़ों के साथ कहा और दूसरे लोग भी आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं, फिर भी उस बात को इलेक्शन कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं। वो इलेक्शन कमीशन एक कठपुतली हो गई। जो वो कैसा वो रहते हमारे तरफ ये केरला और कर्नाटक में ये धागे का एक बनाकर पुतली ऐसा फिराते, उसमें लड़ाते, राम रावण वो ये सब बना के ये करते हैं, वो कठपुतली है। उस कठपुतली को तुमने पकड़ लिया है और मैं इलेक्शन जीत रहा हूं। ठीक है भाई, तुम इलेक्शन तुम नहीं जीत रहे हो, तुम्हारा मशीन जीत रहा है। तुम्हारा जहां छोड़ना तुमको मालूम है वहां छोड़ देते हो, जहां पकड़ना वहां पकड़ लेते हो। और हमको ही बोलते तुम वहां जीते केरला में, क्या हुआ? अरे आप लोग, आपको मालूम है जो इलेक्शन हमने महाराष्ट्र में 5 महीने पहले जीता, उसी का क्षेत्र में अगर सब मिलके 70-75 लाख का डिफरेंस होता है, यह अजब की बात है। अब आप देखिए 5 साल में जब वोटर लिस्ट बढ़ती है तो 2% 3% बढ़ते हैं वोट्स, नॉट मोर देन दैट। ये 5 महीने में 8%, 9%, 8% कैसा बढ़ते हैं? मैं तो नहीं देखा। मैं तो 13 इलेक्शन लड़ा हूं और 13 इलेक्शन लड़वाया हूं। कई बाई इलेक्शंस मेरे पास स्टीफन साहब आए, गुलबर्गे से कंटेस्ट करे, क्योंकि वो जब यहाँ वाजपेयी साहब से हारे 2000 वोटों से दिल्ली से, तो मैडम गांधी ने उनको मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजा, गुलबर्गे को। वहां से हम उनको जिताए और ऐसे बहुत से नेता लोग। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी अब 18 चुनाव हो गए ना, 18 इलेक्शंस। 18 इलेक्शन में मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि 18 इलेक्शन में सिर्फ 2 बार वो गुलबर्गा हारा है। लेकिन एक बार ऐसा है कि सभी असेंबली सेगमेंट में 20,000 कैसे आता हुई? ठीक है, वो छोड़ देता हूं मैं। अब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए ज्यादा वो बातों के लिए मैं नहीं जाता। तो हमने जो चुनाव आयोग भी इधर नहीं देख रहा है और सुन रहा भी नहीं, और वोटर लिस्ट भी नहीं दे रहा, ये इधर वो भी आप कंट्रोल करे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आपकी बात सुनता है या जो आदमी मेरिट वाला है, उसको भी आप अपने डेमोक्रेसी में जगह नहीं देते हैं। और अच्छे अच्छे जगहों पे सिर्फ आरएसएस और उनको चाहने वाले लोगों को बिठाते हैं। कहां दूसरों को जगह है? कहीं भी नहीं है। और 5वीं बात, ये कहते हैं हम कि फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है और हम फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की मान्यता देते हैं, मर्यादा करते हैं, कहते हैं। लेकिन
यहाँ डेमोक्रेसी ऐसी है, ये बीजेपी रूल्ड स्टेट को एक नजरिए से देखने का डेमोक्रेसी, और अपोजिशन रूल करने के स्टेट को एक नजरिए से देखना, दूसरे नजरिए से देखना, वो एक इनकी डेमोक्रेसी की है। जब स्कीम आते हैं अपने लोगों को बांटते हैं, नजरअंदाज करते हैं अपोजिशन को। जो पैसे उनको ग्रांट मिलना है बजट से, उस ग्रांट को लेने के लिए इनके पास 10 बार आना, मनरेगा जैसे स्कीम के पैसे लेने को इनके पास आना, और फूड सिक्योरिटी जैसे अमाउंट को भी यहां पर आकर लेने के लिए इनके पास फिरना। अरे चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे एजुकेशन के ग्रांट हो, सब इन्होंने जो समय पर भेजना, कभी उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट है वहां पर नहीं भेजते। तो ये पीएम साहब का डेमोक्रेसी है, इसीलिए मैं ये कहना पड़ रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और पाप बेचारे बोला, क्षमा चाहता हूँ कि राज्यपालों की हालत तो ऐसी कर दी है कि जब उठो ये काम करो, करना चाहिए, नहीं करे उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाएगा। और राज्यपाल जी मैं कभी नहीं देखा, मेरे को भी 54 साल का अनुभव है और पॉलिटिकल पार्टी में काम करने का मेरे को अब कम से कम 57 ईयर से अनुभव है। मैं किसी गवर्नर को बिल रोकने का नहीं देखा। मेरे पास तो हमारे गवर्नर में उमाशंकर दीक्षित जी थे, मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था, सीनियर मोस्ट जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त कर्नाटक के वो गवर्नर थे। और उसके बाद में बहुत से पहला हमारे जो शिशु ये अपना राजस्थान के सुकाडिया थे, मोहनलाल सुकाडिया 72 में। तो ऐसे लोग कभी, ऐसे बहुत से नाम ले सकता हूं, ऐसे कभी भी कोई बिल रोककर सताया नहीं। अब इन्हों जो भी अच्छा बिल जाता है लोगों के हित में, उसको वो हमेशा विथेल्ड करते हैं या वापस भेजते हैं। तो ये तरीका उनका है कि अपोजिशन के लोगों को, गवर्नमेंट को सताने का, और ये बिल बार बार वापस आते हैं। और उसके बाद में इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया, तो भी उनको शायद उसको भी मान्यता नहीं देते। तो ये जो है संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में खुद जनता सक्षम है, ये मोदी जी ने खुद देख लिया है। और 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान उनको आईना दिखाया है। इस बार 400 पार चले गया भाई। अब मैं तो पहले से बोलता हूँ आपको, 2 पैर दूसरों को लगा चल रहे हैं, दौड़ रहे की कोशिश करते, लेकिन 2 नकली पैर लगा लेने से दौड़ता नहीं आदमी, बड़ा मुश्किल होता है, वो तो कर नहीं सकते आप, इसीलिए हमको सता रहे। और आखिरी बात, हम देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए हम सभी एक होकर सरकार का साथ दिए। कोई चींगू नहीं बोला, क्योंकि देश का मामला है,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर चुनाव में जाते हैं, वहां पर हमारे खिलाफ बहुत करते हैं। ये जो रवैया है, ये इससे देश को बर्बाद करने का आपका तरीका है। जो लोग आपके साथ है, देश के साथ है, हमारे आर्मी के साथ है, और आर्मी के साथ रहने के वजह से उनको भी एक ताकत मिलती है। भी सब डेमोक्रेसी में सभी पार्टी के लोग मिलके हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत देने के बजाय ये अपनी ही बात करते हैं और वो अपनी छवि कैसा बनाना इधर ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं इस बात नहीं करना चाहता। बहुत से बातें मैं आपके सामने रखा, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। ध्यान से सुने और इससे आपको और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खड़गे साहब। प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल और उसके बाद महासचिव संगठन एक वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद एक लंच का भी आयोजन किया गया। तो पहला सवाल ANI, माइक दीजिए। लंच हमारे को भी है जी सर, आप चीफ गेस्ट हैं सर। क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। Excuse me. Pawan ji this side. बोल रहा हूँ। I'll ask from PTI. खरगे जी इधर on your right. हाँ बोलिए सर। खरगे जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट इमरजेंसी को लेके बीजेपी टाउट कर रही है और आपके खिलाफ अभी तक चल रही है। 50 साल पहले जो बात हुई थी और आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आपने ये कहा। लेकिन गवर्नमेंट अब इसको और आगे ले जाना चाहती है कि अगले 1 साल तक इमरजेंसी को लोगों को मतलब ग्राउंड तक ले जाने के लिए कि कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल पहले क्या हुआ, तो आप उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा मेजर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपने कहा कि एक संविधान बचाओ रैलीज तो चल ही रही हैं, बट इसके अलावा देखिए, हमने जो संविधान बचाने की बात हम खुद किए, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, ये नारा लगा के जब हमने रास्ते पे उतरे, घबरा कर उसके काउंटर में वो उतरे, फिर मैं क्या काउंटर करूं उसका? सर पवन सर सवाल ये खड़गे सर, ये रहा मैं। हाँ सर, सवाल ये है, यहाँ से उधर गए ना सब? नहीं सर, वो उधर से संजीव सर थे, मैं इसीलिए सर मेरा सवाल ये है कि आपने आज बिल्कुल सरकार को काउंटर किया इमरजेंसी के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कल होम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया, बात कही, और आपके जो सहयोगी दल हैं जैसे DMK है और समाजवादी पार्टी, उनको भी कटघरे में खड़ा किया कि ये लोग खुद इमरजेंसी के खिलाफ थे, आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं, किस कैपेसिटी से बैठे हैं। इस पे भी आपकी एक इंडिया ब्लॉक की यूनिटी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया, इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि आप लोग अब जब कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए सब साथ हैं, सब एक साथ हैं और सरकार एक झूठे प्रचार को कर रही है, तो आप मिलके कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी की बात करते करते आप उनको कटघरे में ठहरा किया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करके वो कहा यस हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो इमरजेंसी क्लॉज था, उस इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 44 कुछ था ना, 352(1), उसको निकालने का प्रोविजन जब आया, तब इंदिरा गांधी जी ने वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके
कहा कि ठीक है, जो गलती है वो गलती हो गई, लेकिन हम वो निकालने के लिए भी वोट करते हैं। उन्होंने वोट किया। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी चुन के आए कि 2/3 मेजॉरिटी को हार्डली मैं समझ 7 या 8 सीट कम थे, 80 में 7 सीट 80 में। तो ये करने के बाद आपको तो मालूम होना चाहिए, लोग इंदिरा गांधी जी को उस वक्त जो बातें कही थी उसके बारे में उन्होंने फिर पार्लियामेंट में जो कहा, और मेरे पास है कैसा हुआ क्या हुआ, ये टाइम नहीं है सब बोलने का, और इतना बोले तो भी आप छापते नहीं, वो बात और है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये होने के बाद भी लोगों ने माफ कर दिया, और लोगों ने समझा जो गलती हो गई वो महसूस होने के बाद फिर वो बात को नहीं छेड़ना चाहिए। तो इसीलिए नियरली 2/3 मेजॉरिटी तक हमने जीता। मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। अगर मैं अभी नहीं मरा, मैं इमरजेंसी में भी था, इलेक्शन में भी था, तो हमने जीता। तो इसीलिए आप बार बार वो प्रश्न उठा के आप जीत नहीं सकते। लोगों को मालूम होगा क्या है क्या नहीं है। मोहित राज दुबे, माइक दीजिए मोहित जी को, फ्रंट रो में। खड़गे साहब नमस्कार। सामने आपके मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपातकाल को लेके बीजेपी मुद्दा बनाती रही है। 50 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। और आपातकाल पे तो आपने बात की ही की, जवाब दिया, लेकिन सवाल आपने चुनाव आयोग को लेकर उठाया और सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना आपने साधा कि चुनाव आयोग मौजूदा वक्त की सरकार की कठपुतली हो गई है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी कई बार जवाब ये आया है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगा रहे हैं, अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो खुद आए चुनाव आयोग में और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसको लेकर वो बात करें। क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग के इस जवाब के बारे में? अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार मुद्दा हमने उठाया इसको दुरुस्त करने के लिए, ये नहीं कि जाके बहस करने के लिए। वहाँ हमने इसमें खामियां है और इससे जनता का नुकसान हुआ है, और जनता जो चाहती थी वो कैंडिडेट चुन के इसलिए नहीं आए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, सभी लोगों को मालूम है। और तीसरा आपने क्या पूछा, और एक नहीं, क्या वो जाएंगे चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव, देखिए चुनाव आयोग को हम कितने बार जाना, पहले गए बैलेट पेपर के लिए, किया उसने, किसी में हिम्मत थी। और बहुत से जगह जो गड़बड़ियाँ हो गए, हर स्टेट में 1-2 इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो बहुत से लोग कंप्लेंट दिए, क्या आपने उसको दुरुस्त किया? देखो, आप मोदी जो कहते हैं वही आप करते हैं, इसीलिए हम ये समझते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर मोदी, फॉर दैट। मौसमी सिंह, नहीं सबको कर रहे हैं, पेशेंस। सर इधर पीछे, सर खड़गे साहब हाँ। यहाँ पे। सर ये एक इसी में आप पीछे रहने के बजाय हम लोगों के साथ अगर रहे तो बहुत अच्छा है। न पीछे रह के ढकल दिए तो क्या करना। नहीं सर, इसीलिए कवर करने के लिए आए हैं। हाँ,
सर ये इलेक्शन कमीशन का जो आपने कहा कि कठपुतली है, उसी पे एक एक्सटेंशन में एक सवाल था कि आप कह रहे हैं मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो क्या आपको लगता है कुछ जाने देते हैं, कुछ राज्यों में चुनाव वो जीतते हैं, कुछ आपको दे देते हैं, तो बिहार में मैच फिक्स हो गया है, इसी को आदेश मिल गया है, क्या आपको लगता है? और दूसरा आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी जो है ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप उनको डरा रहे हैं। उधर शशि थरूर आपके ही नेता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, बोल रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में डायनेमिज्म और एनर्जी मोदी जी ने दिखाया और उनको बैकअप नहीं मिल रहा है घर पे, यानी कि इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही है कि सपोर्ट नहीं कर रही है। किसके लिए? मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। अरे भाई मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में, हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे, पार्टी बात देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको? हाँ एक इसके साथ बिहार का मैच इनको माइक दीजिए। हमारा सर हेलो नहीं सर। भाई, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहते, लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते हैं, संविधान से फिक्स है। सर, उनको मैं- क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं, कभी किसी को बुला के बात करे हैं, किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले। तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती, ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है, इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए थोड़ा। Sir, this is an associated question that Shashi Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad also and also in his article. Do we expect any किधर हैं action? आप? Do we expect any action against Tharoor? Sir, इधर से। हाँ केरला मीडिया सॉरी, हाँ केरला ने भी देश का मीडिया। Sir, what I asked is that Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad and through his articles. Do we expect any action against him? देखो, जिसको जो लिखना आता है वो वैसा लिखेंगे, उसके बारे में हम अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं या उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हमारा एक ही टारगेट है, देश में यूनिटी रहो, देश की सुरक्षा रहे और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे, किसी के बात के और ध्यान देने की जरूरत नहीं। जी आप पूछिए। सर आर यू अफ्रेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट शशि थरूर? शशि थरूर ने बोल रहे मोदी सबसे बड़ा असत है। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। प्रदीप, ये देखिए, ये सुनिए आप, मैं आपको बोलता हूं, डर रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी there are nearly 34 working committee members, 34 permanent invitees, nearly 30 people special invitees. तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हैं उनको। खड़गे जी नमस्कार, मेरा दो सवाल हैं। तो जो खास तौर से ट्रंप वाली बातचीत रही है और जिस तरीके से विदेश सचिव की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि
जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें सीधे तौर पर ट्रंप को बताया गया था कि इसमें ना तो मध्यस्थता हुई और ना ही इसमें कोई दबाव डाला गया, तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा ये उनकी घरेलू राजनीति की वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं, बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने, इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं? देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, बार बार उसके पास जाके क्या क्या बोलते हैं वो ये मांगने का, नहीं, मन्नत मांगने का क्या है? जब रिजल्ट ही कुछ नहीं आता तब वो कोई फायदा नहीं है। जब जरूरी है फिर ऑल पार्टी को पूछ के जो करना है करेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग पर ट्रंप वाला बोल दिया ना भाई, ट्रंप आप बेचारे ट्रंप के पास सामने उन्होंने झुक गए हैं। और ट्रंप तो अपना जो स्टाइल में बोलना है, कभी अपना ये इसके स्टाइल में बोलता है, क्या है अपना, नहीं जी, वो ये रहता ना बड़े ग्राउंड पे वो हाँ वो मारते रहता है, कभी बात करते रहता है। तो इसीलिए अब वो अपनी बात तो खुल के 15 दफा बोला। अगर तुम्हारे तरफ से अगर कोई एक बार भी रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या कहें हम? तो इसलिए छोड़ दो। उसके बाद ट्रंप अपनी बात बोलते ही रहेगा, मोदी चुप रहते ही रहेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग से मैच फिक्सिंग की बात की, कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली है, तो ऐसे में पिछले कई सालों से ये आरोप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, तो कब तक आप हारने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि चुनाव जो है वो फिक्स है और चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा है, आप पूरे विपक्ष को क्या लामबंद करके कुछ इस मसले पर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमने पूरी कोशिश की, कानून के तहत भी कोशिश किए, आज भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये अगर गवर्नमेंट ठान ली जो गलती हो रही है वो गलती को ही अगर आगे लेके चलना है, और इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के इशारों पे अगर वो चलती है तो उसको दूसरा दवा नहीं है, जनता ही वो दवा दे सकती है। और हम जनता के पास बार बार जाएंगे, वो मशीन से हारने दो, किसी से हारने दो या लगाने दो, ये उन पर छोड़ेंगे, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। सर, मेरा सवाल है, मैं कनिका बात कर रही हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर, आप लोग जब जब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी खास तौर पे बोलती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहाँ पे चुनाव आयोग पे कोई सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों को हार मिलती है वहाँ वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है कांग्रेस पार्टी का? अरे हमारा दोहरा नहीं, हमारा भी अगर जीता है तो तुम चुप बैठे हैं, हम जीते हैं। अगर वहाँ भी आप यही करते तो देखिए, सवाल ऐसा नहीं तुम वहाँ जीते इसलिए ऐसा, तुम्हारे इलेक्शन प्रोसीजर में ही डिफेक्ट है। तुम क्यों, सारी दुनिया बैलेट पे चल रही है तो आप क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल है। ठीक है, मैं जीता, वो जीते, इन्हों जीते, आप, हमारी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव करो। और सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, इंग्लैंड कर रही है, कौन सा देश आप बताओ कि इस पे कर रही है, कौन सा बड़ा देश? इसीलिए मैं ज़्यादा, हमारे विचार ये है, हमने आपको बोल दिया है और हम ये डिमांड करते ही रहेंगे। अब चलना, अब देखना कितने दिन चलता है। संजय मिश्रा। खड़गे साहब, आपने सारे मुद्दों की बात की, संसद में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को लेके विपक्ष एकजुट रहा। इधर खड़गे साहब, इधर लाइट मेरे आंखों के ऊपर बहुत गिर रहा है, आप जरा अच्छा, हाँ बोलिए साहब। संसद में विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की लगातार सत्रों में मांग करता रहा है और कई बार विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है।
तो आपने जो मुद्दे उठाए, क्या लगता है कि बाकी जगह तो नहीं, लेकिन क्या संसद में लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा ठीक से काम कर रही है? देखो भाई, हम तो ठीक से काम करने के लिए ही पार्लियामेंट में आए हैं कि वो हमारे मुद्दे सुने, हमारे तकलीफात सुने, किसानों के मुद्दे सुने, इन्फ्लेशन का मुद्दा सुने, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सुने। ये रखते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयारी नहीं है। तो बार बार कहना हमारा फर्ज होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव करके हमको भेजे हैं जो लोग, जो जनता, हमारा फर्ज होता है कि बार बार हम बात करेंगे। लेकिन उनको एक आदत है, क्या है कि मेजॉरिटी है, सही बात भी अगर हम वहाँ रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि झगड़ा निकाल कर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम लोगों को बाहर ढकलते हैं। वो अंदर रह के काले कानून पास कर लेते हैं। तो इसीलिए अब हम तो हर मुद्दा उठाने की इस बार भी कोशिश करेंगे। हम एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं हमारे सीपीपी लीडर के नेतृत्व में, वो हमारे मुद्दे हम जब उठाएंगे तो आपको मालूम होगा। नियामिका सर, आज एक देवेगौड़ा जी, सर इधर सामने, सर सर, आज देवेगौड़ा जी की एक बुक भी लॉन्च हो रही है इमरजेंसी डायरीज के नाम से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब वो एक यंग आरएसएस प्रचारक थे, कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट, देवेगौड़ा लिखे, अरे उन्होंने खुद ही पाप इतने परेशान थे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो खुद परेशान थे, तो देवराज अर्श के पास जाकर बोले कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मेरे को बाहर रखें। हाँ, 10 साल की अघोषित इमरजेंसी कब खत्म होगी? जनता बहुत तंग आ गई है। चुनाव पारदर्शी नहीं होते हैं, संविधान की बात मानी नहीं जाती, और जनता का मानना ये ढोल सरकार है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसी सरकार को हटाने की। अगर आप हमारे को और 25 सीट देते तो ये हट जाते थे, लेकिन क्या करना, कभी कभी अच्छे लोग भी गलत काम करते हैं और हमको 25 सीटों से यहाँ पीछे रहना पड़ा। तो ठीक है, फिर कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है, आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर हम अपना जो मंजिल हासिल करेंगे। मैं केसी वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट has already given a detailed answer to the BJP and Narendra Modi people. The remembrance of 1975 emergency, nothing but reflection of their own guilty. India has been witnessing past 11 years undeclared emergency. That's what Honorable Congress President told. No, it is the clear reflection of their own guilty conscience. Now they are trying to have a remembrance of 1975 emergency. Congress party last 4 months continuously doing extensive campaign on Samvidhan Bachao. Out of all the state unit of Congress party, PCC, all the PCC have been successfully completed state level rally. Lakhs of people participate in the state level rally. Honorable Congress President and Rahul Gandhi themselves participated in some of the rallies. 628 districts, you can imagine, see, 628 districts in all our country, we had done successful Samvidhan Bachao rally. Other 300 district program was on pipeline. The next level of Samvidhan Bachao rally is constituency level. More than 10,000 places. Constituency level Samvidhan Bachao rally is going to be happen in coming 2 months. So what Honorable Congress President rightly pointed out, this is clearly actually BJP is doing this type of drama only because of
our Samvidhan Bachao rally only because of their guilty conscience. Therefore, we will continue to raise the issue of constitution. We will continue to raise the issue of attack on constitution. Everywhere, every places attack on constitution is happening by this government. Therefore, we will continue it. Thank you. और एक हो गया हो गया। नहीं सॉरी नहीं थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा चला लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत लिए क्योंकि आप साहब बोल रहे थे सिलेक्टेड है क्या नहीं हम तो इलेक्टेड है Sir, for the past 11 years, they didn't even get a chance to have a press conference with the Prime Minister like this. You have answered all the questions now. No. तो ये सुने और आपने क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी के बारे में किताब लिख रहे क्या उस किताब में मोदी जी और उनके लोगों का आज़ादी में क्या रोल था ये भी आ रहा है और इमरजेंसी में जो उन्होंने क्या क्या किया और उनके जो आरएसएस के लोग क्या खत भेजा प्राइम मिनिस्टर को और नहीं ये तो है मैं उसीलिए बोल रहा हूँ ये खत भेजा ये भी आ रहा है उसमें मैं सच्ची क्योंकि बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं है और हम छेड़ना नहीं चाहते इसलिए छेड़ना नहीं चाहते एक व्यक्ति कोई अपने पैर पे कुछ हासिल किया है तो उसको वो बुरा हो अच्छा हो कुछ भी उसको ख़त्म नहीं कर लेकिन तुम्हारे आरएसएस के संघ चालक जो देवर थे वो क्या लिखा उन्होंने मैं देवू सर्कुलेट करूं नहीं ये लोग जो उनके घबरा कर खुद ही वो उस वक्त अपनी बात ये चाहते थे कि इमरजेंसी के लिए लेकिन हम ये चाहते कि समर्थन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ क्षमा कीजिए समर्थन नहीं कि ये सब लोग उस वक्त क्या कहे कैसे हैं सबको मालूम है अगर देवेगौड़ा के किताब में ये आया तो बहुत अच्छा है और ये लेटर भी अगर प्रिंट हुआ बहुत ही अच्छा है आपको धन्यवाद थैंक यू बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुभांशु शुक्ला ने भरी अंतरिक्ष की उड़ान। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। शुभांशु ने 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। शुभांशु 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है। इससे पहले एक्सियोम 4 मिशन तकनीकी खराबी के कारण कई बार टाला गया था लेकिन बुधवार को उन्होंने अंतरिक्ष के लिए सफल उड़ान भरी है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पद पर है। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप ने दी पुतिन को खुली धमकी, फिर मचा हड़कंप। नीदरलैंड्स के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त
पैट्रियट मिसाइल प्रणालियां प्रदान करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन को इस युद्ध को समाप्त करना होगा और शीघ्र ही वे उनसे संपर्क करेंगे। पैट्रियट मिसाइल बैटरिया एक उन्नत वायु सुरक्षा प्रणाली है जिसे अमेरिका ने डिजाइन किया है। इसका मुख्य काम दुश्मन के मिसाइलों, ड्रोन या फाइटर जेट्स को सीमा पर पहुंचने से पहले ही नष्ट करना होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इटावा के पास भीषण हादसा हुआ है। नींद आने की वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे डबल देकर बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह बस बिहार से दिल्ली जा रही थी और उसमें करीब 80 यात्री सवार थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केन्या में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, 16 लोगों की मौत। नैरोबी से बड़ी खबर आ रही है। केन्या में सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से अधिकतर प्रदर्शनकारी हैं, जिनकी जान कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान गई। यह हिंसक प्रदर्शन उस नए कर विधेयक के विरोध में हो रहे हैं जिसे सरकार लागू करना चाहती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह विधेयक आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। हिंसा का सबसे ज्यादा असर राजधानी नैरोबी सहित कई प्रमुख शहरों में देखने को मिला है, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने केन्या में बढ़ती हिंसा और पुलिस की कथित बर्बरता पर चिंता जताई है। वहीं केन्या सरकार का कहना है कि वह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान में इस पहाड़ी के नीचे छुपा हो सकता है यूरेनियम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 20 जून को ऐलान किया था कि अमेरिकी विमान B-2 बॉम्ब पर ने ईरान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली फोर्डो को बर्बाद कर दिया है। साथ ही कहा कि उसकी दूसरी न्यूक्लियर साइट नतांज और इस्फहान को भी तबाह किया गया है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपना यूरेनियम फोर्डो से निकाल किसी गुप्त जगह पर शिफ्ट कर लिया है और वह आसानी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान से 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। अटकलें लगाई जा रही है कि तेहरान ने ये यूरेनियम नतांज के पास कोहे कोलांज गजलॉ, जिसे पिकैक्स माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अटकलें लगाई जा रही है कि तेहरान ने ये यूरेनियम नतांज के पास कोलांग गजला, जिसे पिकैक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, के अंदर इस यूरेनियम को स्थानांतरित कर दिया है होगा। दावा किया जा रहा है कि इस माउंटेन में फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में ईरान ने परमाणु संयंत्र बनाए हैं, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं है। کجا بود؟
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जडेजा के लिए संजय मांजरेकर के तीखे बोल। टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड दौरे की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया नई उम्मीदें के साथ इंग्लैंड की धरती पर पहुंची थी, लेकिन टीम इंडिया को पहले टेस्ट मुकाबले में ही हार का मुंह देखना पड़ा है। इंग्लैंड ने भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 5 विकेट से शिकस्त दी। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई गेंदबाज अपने रंग में नहीं दिखा। टीम इंडिया की इस हार से पूर्व क्रिकेटर व वर्तमान में कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर काफी दुखी नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रविंद्र जडेजा के बारे में कहा है कि उनको स्पिन गेंदबाज से ज्यादा उम्मीदें थी। कुल मिलाकर वो जडेजा के प्रदर्शन से खुश नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हरियाली। घरेलू शेयर बाजार में आज गुरुवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई है। बाजारों में लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी है। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 163.27 अंक चढ़कर 82,918.78 अंक पर और एनएसई निफ्टी 64.35 अंक की बढ़त के साथ 25,309.10 अंक पर रहा। बाद में सेंसेक्स 415.98 की अंक बढ़त के साथ 83,171.49 अंक पर, जबकि निफ्टी 115.50 अंक चढ़कर 25,359.45 अंक पर कारोबार करने लगा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील, इटर्नल, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस और अदानी पोर्ट्स के शेयर सबसे अधिक लाभ में हो रहे हैं। टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर नुकसान में रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सियोम 4 मिशन के लॉन्च के बाद पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल है और लखनऊ के लिए यह पल और भी खास है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण पर शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला ने भावुक होकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब हमें हमारा बेटा पहचान रहा है। वैसे तो आमतौर पर एक बच्चे की पहचान उसके माता पिता से होती है, लेकिन आज हमें हमारा बेटा पहचान रहा है। हमें इस बात पर बहुत गर्व है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दी। लग रहा है हमारे बच्चे की वजह से आज हम लोग पहचाने जा रहे हैं इसमें। वैसे तो बच्चों की पहचान माता पिता से होती है, मगर हमारी पहचान बच्चे के हिसाब से बन चुकी है। अब हम बच्चे के हिसाब से पहचाने जाने लगे हैं, तो इसका हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी और चाहे मुख्यमंत्री जी वो भी बधाई दे रहे हैं। आपके घर भी बधाइयों का पूरा तांता लगा हुआ है। हाँ, सभी को हमारी तरफ से भी शुभ संदेश है। सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको विशेष दिए हुए हैं, बेस्ट विशेष दी हुई हैं। यह धन्यवाद उनको सबको हमारी तरफ से धन्यवाद है सबको। आज शुभांशु शुक्ला को हर माएँ कहती हैं वो मेरा बेटा है, भारत का बेटा है। हाँ, तो है ही। हम अकेले मेरा बेटा नहीं, वो तो पूरे देश का बेटा अब हो गया, पूरा देश का गौरव बन चुका है। तो अब सब उसकी माँ, जैसे हम माँ वैसे सब उसकी माँ बन चुकी हैं। एक जो झलक आपकी कल भावुक दिखी थी, अभी क्या कुछ आपको एक ममता के रूप में क्या कुछ अब माँ बेटे का तो रिश्ता ऐसा है, भावुक तो हो ही जाता है। कोई भावुक पल करने वाला क्षण था तो उसमें भावुक हो गए थे, मगर वो खुशी के आंसू थे। उस समय थोड़ी देर के लिए थे, बाद में सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक, अच्छा लग रहा था, खुशी के आंसू थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में भारी बारिश का असर, नवसारी के प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर का क्षेत्र जलमग्न। गुजरात के नवसारी जिले से खबर है, जहां चिखली क्षेत्र में स्थित कावेरी नदी उफान पर है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते तट पर स्थित प्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर का परिसर आंशिक रूप से जलमग्न हो गया। बारिश की तीव्रता के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मंदिर परिसर के आसपास का क्षेत्र पानी में डूब गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है और निगरानी बढ़ा दी गई। ताड़केश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में जलभराव को लेकर प्रशासन और भक्तों के बीच चिंता बढ़ गई।
अगली खबर की ओर। मथुरा में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई, कंटेनर से करोड़ों का गांजा बरामद। यूपी पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मथुरा जिले में हाईवे पर पुलिस ने एक कंटेनर से करोड़ों रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर के जरिए भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ ले जाए जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध कंटेनर को रोका। तलाशी के दौरान कंटेनर से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां भेजी जानी थी। आज एक गाड़ी पकड़ी गई है, कैंटर था, इसमें लगभग 275 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो उड़ीसा से लेके आया था। और गाड़ी के साथ ही जो लेके आया था ड्राइवर हरीश है, हाथरस का रहने वाला, ये गिरफ्तार किया गया है। और ये काफी दिन से इस काम को कर रहा है, उड़ीसा से लेके माल आता है और यहाँ जहाँ इसको सही रेट में अपने साथियों को यहाँ बेचता है। तो उनके लिंक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जानकारी की जा रही है। अभी उड़ीसा में जिससे माल लेके आया है, यहाँ किस किस को बेचता है, तो उसकी अभी इससे पूछताछ करके जानकारी की जाएगी। बाकी इसके पीछे हमारी टीम काफ़ी दिन से लगी थी, काफ़ी दिन के बाद ये सफलता इनको मिली है लगातार काम करने के बाद। और इसकी लगभग 1.5 करोड़ की वैल्यू होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पकड़ा गया माल। आजकल के पीढ़ी है उसको खराब कर रहे हैं ला के, और उसके प्रति एक बड़ा कार्य किया गया टीम के द्वारा। अगर बात करें तो अभी तक ऐसे पूछताछ में क्या बताया कि कुछ डिलीवरी ऑन डिमांड भी क्या करता था? हाँ, डिलीवरी ज़्यादातर तो ऑन डिमांड ही होती है। यहाँ से पहले लोग बुक करते हैं कि हमारे लिए इतना माल लेके आना, तो उनको ला के देते हैं। ये आमतौर से तो ऑन डिमांड ही आती है। आज हमारी आगरा ANTF की जो टीम थी, वो इस सूचना को काफ़ी दिन से डेवलप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में बस हादसा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। घोलथिरी इलाके में एक 18 सीटर बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही SDRF पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। नदी की तेज धारा और दुर्गम स्थल के कारण राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है, लेकिन टीम लगातार प्रयास कर रही है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में कितने लोग सवार थे, इसकी पुष्टि की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दैनिक की ओर कोरोना 24 घंटे में सिर्फ 8 कोविड के नए मामले, एक भी मौत नहीं। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन में पिछले 24 घंटे के अंतर मात्र 8 नए मरीज सामने आए। वही जनवरी 2025 से लेकर अब तक की बात करें तो यह पहला दिन है जब कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 मामलों में से 5 जम्मू कश्मीर से आए हैं।
इसके अलावा त्रिपुरा, पुडुचेरी और उत्तराखंड से एक एक मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 24 घंटे में एक भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 256 मामले एक्टिव है। बीते 24 घंटे में से 40 लोग कोरोना से ठीक हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा से तेलंगाना व गुजरात से महाराष्ट्र तक आफत की बारिश। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही कई राज्यों में बाढ़, जल भराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने 25 जून को ताजा अलर्ट जारी करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी। सिंथेटिक अपचर रडार डेटा से सामने आया है कि सैटेलाइट चित्रों में साफ देखा गया है कि कई जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए। गुजरात की पश्चिमी जिलों कच्छ, मोरबी, जामनगर और देवभूमि द्वारका में पानी भर गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बीते 48 घंटे में भारी वर्षा दर्ज की गई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सतारा और यवतमाल जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं